हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+1 फिजिक्स यूनिट 10। आज हम इसमें पढ़ेंगे सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे तो फिजिकल एग्जांपल्स जो हैं प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो नहीं दी जा सकती, लेकिन इन प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस सिस्टम्स दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्रोक्सीमेटली अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो कुछ उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो है स्प्रिंग, ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग। तो ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग में हम पहले करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ऑसिलेशंस होती हैं। तो ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग सबसे पहले इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एक स्प्रिंग जिसके साथ हमने यहाँ पे मास अटैच किया है, और ये स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो है इसको हमने रखा हुआ है। इसका वन एंड जो है यहाँ पे हमने टाई किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और दूसरे एंड पे हमने जो है मास जो है वो अटैच किया हुआ है। तो अब सपोज करते हैं कि ये जो बॉडी है, ये मास m है जिस बॉडी का, इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं कुछ डिस्टेंस बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये है y। तो वाई डिस्टेंस जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच होने के कारण ड्यू टू इलास्टिसिटी इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी जो डिस्प्लेसमेंट के ओपोजिट डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है, और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसके ओपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हमें पता है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये -ky के बराबर होती है। इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया है। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम यहाँ पे ये कांस्टेंट लगा देते हैं -k। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ये जो है, ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। तो इसकी वजह से जो स्प्रिंग है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी पोजीशन से फिर पीछे की तरफ जाएगा, और ये इस तरह से ओसिलेट करना शुरू करेगा अपनी मेन पोजीशन के आसपास। जब हम इसको ये फोर्स जो है इसको हम रिलीज कर देते हैं, तो F जो है हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज प्रोपोर्शनल टू y, यहां पे हमने देखा, तो F इज इक्वल टू -ky। तो यहां से हमारे पास F is equal to ma, also F is equal to -ky। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ma is equal to -ky, तो यहां से हमारे पास a is equal to -k by m into y आ गया। तो as acceleration is proportional to the displacement y and is directed towards the equilibrium position, तो जो मोशन है सिंपल ये स्प्रिंग की मोशन है वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बाद हमें पता है कि ओमेगा जो है वो k डिवाइडेड बाय m अंडर रूट, ये हमने पिछले आर्टिकल में किया था
कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। यहां से हम ओमेगा या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, के की वैल्यू हमने की थी ओमेगा स्क्वायर एम। तो इस इक्वेशन से हमारे पास ओमेगा जो है वो के बाय एम अंडर रूट। अब ओमेगा को हम 2 पाई/t भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई/t इज इक्वल टू के बाय एम अंडर रूट। अब 2 पाई/t, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इस इक्वेशन को इस वे से भी लिखा जा सकता है, 2 पाई इंटू एफ इज इक्वल टू के बाय एम। यहां से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। अब टाइम पीरियड अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। यहां से भी इस इक्वेशन से भी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m/k। तो यहां से टाइम पीरियड जो है t इज इक्वल टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर, क्योंकि ये मास है, ड्यू टू मास इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों कैलकुलेट कर लिया हमने इन केस ऑफ ऑसिलेशंस इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन अ स्प्रिंग। इसी तरह से हम ऑसिलेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहां पे ऑसिलेशंस इन वर्टिकल स्प्रिंग, तो पहले केस में ए बी जो है वो एल के बराबर है, यानी कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको हमने यहाँ पे सपोर्ट किया है वर्टिकली, और दूसरा एंड जो है इसका वो फ्री है, तो इसकी लेंथ है एल। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, वेट जो है mg, हमने मास m का एक ब्लॉक है जो वो यहाँ पे अटैच किया, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने की वजह से इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। अच्छा, लेंथ इंक्रीज हो गई तो अगेन रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है जो वो लगेगी। स्प्रिंग में जब हम मास m अटैच करेंगे तो ड्यू टू मास ये जो वेट है बॉडी का mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इस केस में अगर हम F1 को रिस्टोरिंग फोर्स मान लेते हैं तो F1 इज प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है किसके बराबर, L के बराबर। तो यहां से F1 इज इक्वल टू माइनस KL। अगेन वही फॉर्मूला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास L, वेयर K इज अ फोर्स कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन अगेन इसी वजह से, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो लेंथ इंक्रीज हो रही है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास F जो F1 है वो बैलेंस कर रहा है mg को। तो mg और KL इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे। KL इज इक्वल टू mg, और यहां से K इज इक्वल टू mg/L। तो ये आ गया हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट सेकंड केस में। ये फर्स्ट केस है। अब थर्ड केस में हम क्या करते हैं, सपोज द बॉडी इज पुल्ड डाउन बाय हैंड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट y। यहां पे हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, हमने क्या किया,
इसको अपने हाथ से स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, और स्ट्रेच करने से इसकी जो लेंथ है वो y और इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ इंक्रीज हुई वो हुई L प्लस वाई। तो इस लेंथ की स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पे F2 रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई वो किसके बराबर हो गई, माइनस के L प्लस वाई। क्यों L प्लस वाई, क्योंकि C से लेके यहां तक एक तो L लेंथ बढ़ी और दूसरी Y लेंथ बढ़ी, तो टोटल लेंथ कितनी बढ़ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, L प्लस वाई। तो यहाँ पे F2 इज इक्वल टू L प्लस वाई। अगेन नेट फोर्स निकालेंगे। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हमने ये फोर्स, अब हमने इसको रिलीज कर दिया, अब ये फोर्स लगानी हमने बंद कर दी। जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो मास है, ये ओसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पे ये देन इट बिगिंस टू ओसिलेट अप एंड डाउन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है अप एंड डाउन जो है ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी ऑसिलेट्स वो किसके बराबर होगी, नेचुरली F2 फोर्स ज्यादा है तो F2 माइनस F1। अब बस हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। F2 के लिए माइनस के L प्लस वाई माइनस माइनस के इंटू L, तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई आ गया यहां से। अब यहां से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि रिस्टोरिंग फोर्स and hence acceleration is proportional and opposite to the displacement. Hence motion of the body is simple harmonic motion। जब ये इक्वेशन आ गई तो ये इक्वेशन किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब उसका टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, 2 पाई अगेन इनर्शिया फैक्टर divided by spring factor, spring factor, और T is equal to 2 pi m by k। अब k की वैल्यू हम यहाँ पे mg by l जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ये रही, ये k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास t जो है वो आ गया 2 पाई m mg by l और 2 पाई t इज इक्वल टू l by g। m से m जो है वो कट गया। इसी तरह से ये हमारे पास आ गया वर्टिकल केस में, जब स्प्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमारे पास आ गया 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो दोनों केसेस में हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह से अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास मान लीजिए एक पेंडुलम है जिसको हमने यहां से जो है वो सपोर्ट किया है, टाई की है, मेटेलिक बॉब है इसके साथ। ये यहाँ पे हमारे पास ये मेटेलिक बॉब है, तो इसको हमने सस्पेंड किया फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट है।
तो यहाँ पे ये जो पेंडुलम है, अगर हम इसको लेबोरेटरी में भी यूज करें तो ये एक थ्रेड के साथ हमने मेटेलिक बॉब बांध दिया, उसको हम पेंडुलम की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही पेंडुलम जो है वो लैब में भी यूज होते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बॉब है वो हमेशा ए पोजीशन पे रहेगा, यानी कि अगर हम इसको फोर्स नहीं लगाते तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो इसकी ए रहेगी, जस्ट वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अब क्या होगा, जब हम इसको जो हमारे पास ये बोब है इसको हम ऑसिलेट करते हैं, मान लीजिए ये ऑसिलेट करना शुरू करता है, तो ऑसिलेट करेगा तो सबसे पहले ये ऑसिलेट करता करता यहाँ पे बी पॉइंट पे जब जाएगा, तो बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे जाके इसको एक फोर्स जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो इसको अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे mg इज weight of the bob which is acting vertically downward, और ये जो फोर्स है mg sin थीटा, इस फोर्स की वजह से ये जो पेंडुलम है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करता है, और ये जो फोर्स है mg cos थीटा, ये जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको क्या करती है, बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये सारी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए जो हमारे पास पेंडुलम है, टाइम पीरियड निकालने के लिए मान लीजिए लेट मास ऑफ द बॉब बी स्मॉल m, और जो लेंथ है ऑफ सिंपल पेंडुलम इज L। ठीक है, अब इफ द बॉब इज पुल्ड टू अ पोजीशन B, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, ये देखिए जरा, जैसे जैसे बॉब को हम डिस्प्लेस करेंगे ये एंगल चेंज होगा, थीटा जो एंगल है वो चेंज होगा। तो ये एंगल जो है ये बताता है हमने कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, बॉब को कितना डिस्प्लेसमेंट किया हमने about his mean position. Suppose it is displaced through a distance y. Y means A to B. Y means A to B. AB displace हुआ, तो ये पोजीशन B होगी। तो इस पोजीशन पे हमने डिफरेंट जो फोर्सेस है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, T नोड is balanced by radial component mg cos theta। तो mg cos theta, radial component mg cos theta is cancelled by the tension T नॉट। तो यहाँ पे क्योंकि since there is no motion along the length of the string, जो पेंडुलम है वो इस तरह से मूव कर रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में जो है उसकी मूवमेंट नहीं है, मतलब अलोंग द स्ट्रिंग उसकी मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह से जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस अ रीस्टोरिंग टॉर्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो पेंडुलम है ना वो इस तरह से एक्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं छोटी डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको, ये पेंडुलम है, ये बॉब है, जब हम इसको इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें रोटेशनल मोशन होगी, मतलब हम इसको, ये जो इसका मान लीजिए सेंटर है, ये सेंटर के आसपास इस तरह से घूमेगा, इस तरह से ये जो है ये पूरा चक्कर लगा सकता है ना, यानी कि ये अगर ये हम इसको यहाँ तक इसकी मूवमेंट को इसको ना रोके तो ये
पूरा यहाँ पे क्या कर सकता है, इसके आसपास घूम सकता है। तो ये जो मोशन है ये रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टॉर्क होती है, टॉर्क। तो दिस टॉर्क एक्ट्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब एंड टेंड्स टू ब्रिंग द बॉब टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि थीटा से, अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है, तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी जिसको हम टाउ बोलते हैं, वो क्या कोशिश करेगी, इसको थीटा इज इक्वल टू 0 पे लाने की कोशिश करेगी। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं सेंट्रल पोजीशन। तो एट दिस पोजीशन द पेंडुलम वुड बी एट रेस्ट इफ इट वाज नॉट स्विंगिंग। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पोजीशन, यानी कि ये वाली पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है, रीस्टोरिंग टॉर्क हमने पढ़ा हुआ है, रीस्टोरिंग torque, it is equal to force into perpendicular distance, force into perpendicular distance which is equal to restoring torque। अब perpendicular distance क्या है, perpendicular distance यही length of the pendulum। तो ये हो गया हमारे पास perpendicular distance, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, जो पेंडुलम है वो इस तरफ जाने की कोशिश करता है, रीस्टोरिंग फोर्स उसको इस तरफ लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू एल और एम जी साइन थीटा, ये वाली फोर्स जो इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। तो एल जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एम जी साइन थीटा जो है वो फोर्स कंपोनेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि एंगल थीटा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो यूज किए। तो ये हो गया ये हमारे पास। इसके बाद हमें पता है कि टाउ जो है वो आई अल्फा के बराबर होती है, क्योंकि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। अब क्योंकि हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल यहाँ पे रोटेशन हो रही है, तो फोर्स की जगह पे टॉर्क, मास की जगह पे इनर्शिया, और यहाँ पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये आ गई हमारे पास टॉर्क के लिए। तो दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहां से अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल divided by I sin theta. अब if displacement theta is small, then we can write alpha is equal to mgli into theta. Simply हम इसको थीटा लिख सकते हैं। अब आप इसको एक और वे से भी यूज कर सकते हो। I is equal to, हमें पता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू मास इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो L है लेंथ ऑफ द थ्रेड है जो वो R के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन भी पुट कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल एम एल स्क्वायर इंटू थीटा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम विच इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा
ठीक है, but opposite in sign. So this equation shows that when pendulum moves to the right hand side, its acceleration is directed towards लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी हमेशा, एक्सेलरेशन हमेशा इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। तो अगेन ऐसी मूवमेंट को, ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास वी ऑल्सो नो दैट A is equal to minus ओमेगा स्क्वायर y। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, फॉर लीनियर मोशन के लिए हमारे पास A is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इसी तरह से फॉर रोटेशनल अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि y अगर लीनियर में चेंज हो रहा है तो थीटा जो है वो रोटेशन में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डिराइव की यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा हमारे पास, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू mgl/i ये आ जाएगा, क्योंकि हमने अल्फा की जगह पे क्या पुट कर दिया, अल्फा की जगह पे हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा पुट किया। तो थीटा से थीटा यहाँ पे कैंसल हो जाएगा और ओमेगा जो है वो mgl/i अंडर रूट आ जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो यहां से हमारे पास एक और वैल्यू आ गई ओमेगा के लिए। अब इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है ओमेगा की mgl/i, अब यहाँ पे i को ml² यूज करके आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। इसी तरह से ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो यहाँ पे हमारे पास 2π/t इज इक्वल टू mgl/i अंडर रूट। तो यहाँ से t की वैल्यू जो है वो 2πi डिवाइडेड बाय mgl। तो अगेन t इज इक्वल टू 2π, अगर हम ये इक्वेशन यूज कर लें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा ml² mgl। तो यहाँ से m से m कट गया, l से l कट गया, तो ये आ गया 2π 1/2π सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा L/g। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। किसके लिए टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 1/2π L/g। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी 1/2π जो है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है इसका उलट आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया उसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम पीरियड यहाँ पे हम सही जा रहे थे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π, यहाँ पे 2π L/g, और फ्रीक्वेंसी जो है वो दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड आ गया, दिस इज टाइम पीरियड।
अब इसका उलट जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया G/L। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 G/L। दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, तो यहाँ से T जो है वो हमारे पास 2πI डिवाइडेड बाई mgl, और I की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी ml² mgl। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। तो इसी तरह से हम जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये बोथ इक्वेशंस हमारे पास, इट इज क्लियर दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ g, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये दोनों चीजें, मास का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, यानी कि मास ऑफ द बॉब जो है उसका जो है उस पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। तो ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशंस कर ली सम सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिमिटेशंस भी हैं कुछ सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम जो है कुछ लिमिटेशंस उसमें, आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है वो हमने पहले ही बोला कि कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस as it is neither possible to have a heavy point size mass nor a weightless, inextensible and perfectly flexible string, क्योंकि ये कंडीशन है सिंपल पेंडुलम के लिए। इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इज strictly true when the amplitude of the vibration is very, very small. The motion of bob is not strictly linear as it rotates about the point of suspension. जब आप पेंडुलम को हिला के देखना, जब आप पेंडुलम को ऑसिलेट करोगे ना, तो वो सिंपल इस तरह से उसकी मूवमेंट नहीं होती। कई बार वो क्या करना शुरू कर देता है, वो रोटेशनल मोशन देनी शुरू कर देता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के आसपास। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।